आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आराम से क्रैक कर लोगे। तो उम्मीद है कि आपका जो डाउट है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कब शुरू करी और कितना टाइम लगा इन्हें एग्जाम क्लियर करने में और कहां से इन्होंने तैयारी करी, सब जानेंगे इनसे। उससे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, ये इनके जो है ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स, उससे मैंने कुछ नोट्स। हेलो एवरीवन, तो आज मेरे साथ हैं भूषण राणा जो एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्टेड है। तो उनकी जो है जर्नी कैसी रही और कैसे उन्होंने एग्जाम क्लियर करे सब कुछ जानेंगे। तो सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूषण राणा है और मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं और मैं फिलहाल एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू एज ए पोस्टल असिस्टेंट गोवा में पोस्टेड हूं। तो अभी इनका थोड़ा सा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो जानते हैं, कैसे इन्होंने पढ़ाई की और किस मीडियम से इन्होंने पढ़ाई की। हाँ, तो मैंने क्लास 10 तक तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने जितनी भी एजुकेशन की है वो सब इंग्लिश मीडियम से की है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा एकेडमिक्स अच्छा है तो हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम है तो हमें कोई भी बैरियर नहीं बनेगा किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो बहुत से जो मेरे एस्पिरेंट्स भाई हैं उनका ये सवाल रहता है कि हमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ना जरूरी है या हम हिंदी मीडियम से पढ़ के अपना कंपटीशन एग्जाम निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे सर ने बताया कि अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी है तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आराम से क्रैक कर लोगे। तो उम्मीद है कि आपका जो ये डाउट है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला ये क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कब शुरू करी और कितना टाइम लगा इन्हें एग्जाम क्लियर करने में और कहाँ से इन्होंने तैयारी करी, ये सब जानेंगे इनसे। जैसे ही 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी अपनी कुछ तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तब तक मुझे एसएससी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था और मैं 2019 में एक दोस्त के थ्रू मुझे एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला। तो मैंने अपनी तैयारी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 1-2 महीने बाद ही स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो अभी बताऊं मैं पूछूं तो अगर आपने ऑनलाइन तैयारी करी या ऑफलाइन तैयारी करी? कोविड से पहले ऑनलाइन तैयारी का इतना क्रेज नहीं था। उस टाइम पे टीचर बहुत कम अवेलेबल थे, इसलिए 2019 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, तो इनका कहना है कि अभी जो इन्होंने बेसिक है अपना वो ऑफलाइन तैयारी से किया है। चलो, तो अगर बात करें आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब कौन से अटेम्प्ट में आपने अपना सीजीएल एग्जाम क्लियर किया? ये 2022 सीजीएल जो था वो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने पहला अटेम्प्ट अपना 2020 में दिया था जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मैं मेंस में अच्छा नहीं कर पाया था। मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं थी, उतना पता नहीं था मेंस के बारे में, लेकिन हाँ पहली बार में मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। अच्छा, तो आपने 2022 से जो है अपना सीजीएल मतलब ज्वाइन किया है जी। अच्छा, अभी करूं, अब इनसे जानेंगे कि ये कितने घंटे पढ़ाई करते थे और क्या इनका शेड्यूल था स्टडी का। हाँ, मैं ऑन एन एवरेज 8 घंटे पढ़ाई करता था। कभी थोड़ा कम भी हो जाता था, कभी ज़्यादा भी हो जाता था। और मैं सुबह पढ़ाई के लिए प्रेफर ज़्यादा करूँगा, क्योंकि अगर हम सुबह पढ़ लेंगे तो पॉजिटिविटी रहती है एक। तो मैं सुबह 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर देता और अपने अकॉर्डिंग वैसे हम टाइम टेबल कुछ भी बना सकते हैं 2-2 घंटे का स्लॉट करके, इस तरीके से जैसा भी आपको अच्छा लगे। ये बात इनकी सबसे बढ़िया लगी मुझे और मेरा भी मानना है कि आप किसी और के टाइम टेबल को फॉलो मत करो। जो टाइम आपको सूटेबल लगता हो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो इफेक्टिवली पढ़ो। ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो, आप क्लास लेते जा रहे हो, सेल्फ स्टडी को भी थोड़ा टाइम दो। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें किसी का भी टाइम टेबल फॉलो कभी कर भी नहीं सकते। हम अगर करने की कोशिश करेंगे तो भी हम किसी का टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकते। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपना शेड्यूल तैयार करना चाहिए। चलिए, तो अगर हम आपकी बुक लिस्ट जानना चाहें तो बुक लिस्ट बताइए आपने थोड़ी। हाँ, सबसे पहले तो मैं इंग्लिश के लिए बताऊंगा। इंग्लिश के लिए 2-3 बुक्स फॉलो करनी होती है। इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो एरर वाला पार्ट होता है, उसमें ए वोकैब वाला पार्ट होता है, और हमारा एक होता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए एक अलग से बुक की थी मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने जो चैप्टर वाइज हमारे नाउन्स वगैरह इस तरीके से चैप्टर होते हैं, उसके लिए मैंने नीतू सिंह की बुक को फॉलो किया था। सबसे पहले उसी को करो, चैप्टर वाइज बुक को। और मैंने वोकैब के लिए है इंग्लिश का वोकैबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें इंग्लिश में एसएससी सीजीएल के लिए। तो मैंने इसके लिए ब्लैक बुक को फॉलो किया। तो ब्लैक बुक की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें पीवाईक्यू बेस्ड बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी जो है वो पीवाईक्यू बहुत रिपीट करता है। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। तो बहुत से जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो बोलते हैं कि द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। तो क्या आपने द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा। मैंने इसके लिए वो कभी ज़्यादा फॉलो नहीं किया।
उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, नोवेल वगैरह, या आप डायरेक्ट मॉक में भी कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो उसकी बाद में एनालाइज करोगे, तो अगर आप उसे अच्छे से एनालाइज कर लो तो वो भी सफिशिएंट है। मतलब इन्होंने द हिंदू एडिटोरियल नहीं पढ़ा, लेकिन सर मेरा मानना है कि द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, आपकी जो तीनों तीनों जो स्किल हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर वाला पार्ट, तीनों आपका जो है साथ के साथ प्रैक्टिस भी होता रहता है और आपकी जो है अच्छी भी होती रहेंगी। तो आपको नहीं लगता पढ़ना चाहिए था? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें द हिंदू जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। या तो हम इसकी वोकैबुलरी कहीं से मतलब एक तरीके का कलेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बुक में भी इसका कलेक्शन मिलता है, तो या तो उससे कर सकते हैं, या फिर अगर हम उससे एडिटोरियल करके कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि मैं भी सीजल से सिलेक्टेड हूँ और मैं ये बोल रहे हैं, ये सर बोल रहे हैं कि मैंने ब्लैक बुक पढ़ी है, लेकिन मैंने ब्लैक बुक नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ता था। तो ये बात हो सकती है कि आप या तो द हिंदू पढ़ लो या फिर आप ब्लैक बुक पढ़ लो, क्योंकि मैंने भी देखी है बुक, मैंने देखी है, उसमें जो वोकैब दिए हैं वो द हिंदू से ही उठाई हुई वोकैब है। तो ये आपका प्रेफरेंस है कि आप द हिंदू पढ़ो या ब्लैक बुक पढ़ो। तो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। जैसा अभी मैंने इंग्लिश के लिए बताया था, ग्रामर के लिए मैंने नीतू सिंह की बुक को फॉलो किया था, वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक को पढ़ा था, और इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस की थी। और जैसा कि आप मैथ्स के लिए मैंने किरण की बुक को प्रेफर किया था। किरण की बुक है ये, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कि इसका ये फायदा है कि इसमें हम बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया मेरा मैथ का सोर्स। और जीएस के लिए मैंने जो ऑफलाइन कोचिंग की थी, मैंने आपको बताया था, उससे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। ये इनके जो है ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स उससे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज किया, इनको मैंने बार बार रिवाइज किया, और इसके साथ में मैंने कुछ पीवाईक्यू को किया। तो जीएस के लिए इतना सफिशिएंट है। ये मेरे जीएस के नोट्स हैं। मैथ्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला बुक बनाई थी। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमें कुछ नए मिलते हैं देखने को मॉक से, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नए होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अपना फॉर्मूला बुक बनाई थी अलग से। इसका रिवीजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक मिनट। तो ये जो फॉर्मूला बुक बनाई है आपने मॉक से बनाई है? हाँ, ये मैंने हाँ, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ नोट करने की बात है कि आप जब भी मॉक दो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा या मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता पढ़ने के बावजूद भी, तो आप ऐसे फॉर्मूला बुक बना लो जैसे इन्होंने बनाई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने फॉर्मूला बुक बनाई है, तो आप भी बना सकते हो, ऐसे बहुत हेल्प होगी आपको आगे। ये मेरे जीएस की नोट्स हैं कुछ, ये जीएस के लिए मैंने जीएस के कुछ आप मैंने देख सकते हो, यूट्यूब से तैयार किए हैं, कुछ मेरे ऑफलाइन के हैं। देख सकते हो ना जीएस में कितनी मेहनत की हुई है। तीन जो नोटबुक है इतनी मोटी मोटी, वो जीएस के लिए बनाई है। तो देख सकते हो मेहनत तो दिख रही है। इतनी सारी बुक्स हैं, वो आप एक साथ दिखा दीजिए कैमरामैन, इतनी सारी बुक है, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी जो मैक्सिमम तैयारी है वो ऑफलाइन ही हुई है, लेकिन अगर कुछ तो तैयारी आपने ऑनलाइन की होगी। हाँ, मैंने कुछ सहारा लिया है ऑनलाइन का भी। हाँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से ऑफलाइन या ऑनलाइन पे डिपेंड रहोगे। आप पूरी तरह से ऑनलाइन पे डिपेंड रह सकते हो, लेकिन ऑफलाइन नहीं, आप हाँ ऑफलाइन पर डिपेंड नहीं रह सकते आप। तो आपने ऑनलाइन पढ़ा है मतलब। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप कुछ हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कुछ अच्छे टीचर सजेस्ट करना चाहो, तो आप कौन से बेस्ट टीचर बताओगे? मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए और रीजनिंग के लिए? मैथ्स के लिए मुझे लगता है आप गगन प्रताप सर, इनसे बेस्ट कोई टीचर नहीं है। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह है, वो सबको पता है, नीतू सिंह बहुत अच्छे टीचर है। और जीएस के लिए वैसे तो मैंने ऑफलाइन ही तैयार किया है, लूसेंट भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन आजकल जो परमार सर है, आप जीएस के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए आप मॉक से कर सकते हो। आप मॉक को जितना एनालाइज करोगे आपकी रीजनिंग उतनी इंप्रूव होगी। मॉक से तो हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तो क्लियर करने के लिए कोई टीचर चाहिए। हाँ, बेसिक करने के लिए आपको कैरियर व्हील पे एक सर हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनका नाम कहीं वार्षणे सर की बात? नहीं, पीयूष सर वार्षणे। हाँ, पीयूष सर है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप एक बार उधर से अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मॉक पे ज्यादा फोकस करोगे तो रीजनिंग हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे ही जैसे आपने बुक लिस्ट बताई, उसमें आपने कोई भी बुक रीजनिंग के लिए नहीं बताई, तो आपने इसीलिए नहीं बताई क्या रीजनिंग के लिए कोई? हाँ, मैंने ना रीजनिंग के लिए कुछ टॉपिक्स होते हैं, मतलब कुछ तो बेसिक होते हैं जो हम खुद ही कर लेते हैं, और कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने यूट्यूब से हेल्प ली थी, और इसलिए मैंने कोई बुक नहीं बताई, क्योंकि मॉक से हो जाती है। तो रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं बताई इन्होंने, और मैं भी कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, आप मॉक से कर सकते हो। अभी जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि मॉक की इंपॉर्टेंस। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमें मॉक कितने लगाने चाहिए और कब से हमें मॉक लगाने शुरू कर देनी चाहिए, और मॉक लगाने भी चाहिए या ऐसे एग्जाम में अपेयर हो जाना चाहिए? बताइए सर। मुझे लगता है हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मॉक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
जैसे ही हम अपना कोर्स कहीं से भी कर रहे हो, 50% कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें मॉक स्टार्ट कर देने चाहिए। उससे हमें अपनी कोई भी किसी भी टॉपिक में कमी होती है उसका पता चलता है और उस हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए मॉक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये सर ने बताया कि अगर आपने 50% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप मॉक के लिए जा सकते हो। तो अगर बात करें कि किसी भी एग्जाम से पहले हमें मिनिमम कितने मॉक देने चाहिए? कम से कम प्री से पहले या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए कम से कम मुझे लगता है 1 महीना तो कम से कम मॉक देना चाहिए। 30 मॉक तो मिनिमम देने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना दोगे उतना बेनिफिट हो मिलेगा आपको। अच्छा, मिनिमम सर ने बोला कि मिनिमम 30 मॉक किसी भी एग्जाम से पहले देने चाहिए। और ठीक है, मॉक की इम्पोर्टेंस है। चलिए, मॉक देते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए और किस प्रकार हमें मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, ये भी जानेंगे। तो बताइए। मॉक के लिए मुझे लगता है सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो हमें एक तो टाइम मैनेजमेंट देखना चाहिए और दूसरा मतलब जैसे हम जीएस को जल्दी कर सकते हैं तो जीएस को और इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम देके और मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अगर हम देना चाहे तो। और मॉक देने से मतलब ये नहीं कि हमने मॉक दे दिया, खाली मॉक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो हमें हर एक पार्ट्स को जिसमें भी हमारी कोई भी गलती हो रही तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, जितना टाइम हम मॉक के लिए दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है उतना ही टाइम हमें एनालाइज के लिए लगेगा। बाद में स्कोर अच्छा होता जाएगा तो हमारा एनालाइज का टाइम भी कम होता जाएगा। तो एनालाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप देख सकते हो कि एनालिसिस, आपका जो मॉक का एनालिसिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने 1 घंटे मॉक दिया तो 1 घंटा उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, ऐसे मॉक लगाते जाओगे तो मॉक का कोई फायदा नहीं होगा, आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला। अगर आप मॉक लगा के अच्छे से एनालिसिस करोगे फिर आपका स्कोर जो है अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ये मैंने समझ। तो सर, अभी आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे लाइब्रेरी का। अभी जो गांव में भी कोई भी युवा है या शहर में तो पहले से ही लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं बच्चे, लेकिन गांव का हर एक युवा लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रहा है। तो कितना सही है लाइब्रेरी में पढ़ना, या ऐसा भी है कि लाइब्रेरी के बिना पढ़ाई हो ही नहीं सकती आज के टाइम पे? देखो, ऐसा तो नहीं है कि लाइब्रेरी के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन सबका घर के माहौल पे डिपेंड करता है। अगर आपको घर पे एक सेपरेट रूम मिला है, अच्छे से पढ़ाई का टाइम सफिशिएंट मिल रहा है, अगर घर वाले परेशान ना करे, मतलब काम ना बताए बीच में, तो घर पे अच्छी पढ़ाई हो सकती है। मुझे लगता है लाइब्रेरी से अच्छी पढ़ाई घर पे हो सकती है। लेकिन अगर आपको घर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना मस्ट है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको घर पे डिस्टर्बेंस है, आपको अलग सेपरेट रूम नहीं मिल पा रहा, तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन आप घर पे रहकर भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो एक डाउट था बहुत बच्चों का कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेरा दोस्त लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, जबकि उस बच्चे को घर पे अच्छा माहौल मिल रहा था, लेकिन वो भी सोचता है कि अगर मैं लाइब्रेरी में नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको घर पे माहौल अच्छा मिल रहा है तो आप घर पे रह के भी सिलेक्शन ले सकते हो, जरूरी नहीं है लाइब्रेरी में जाना। तो सर, जैसे हमने अभी जीएस वाला क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आज के जो एरा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के एरा का यही है कि जीएस कैसे याद करे। याद नहीं हो पाती बच्चों को जीएस, वो कहाँ से याद करे। मतलब एसएससी की जीएस तो आप मान के चलो कि पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, तो आप बता सकते हैं कैसे उसे टारगेट करना है? देखो, आजकल जो जीएस पूछी जा रही है वो स्टैटिक ज्यादा है उसमें। तो स्टैटिक में वैसे तो कहीं से भी जीएस पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी तैयार तो करनी पड़ेगी हमें। उसके लिए आप कहीं से भी अपना कोर्स कंप्लीट करो, या तो आप लुसेंट से कर सकते हो या किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। तो आप एक बार कहीं से भी अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद या फिर लुसेंट पढ़ने के बाद, मुझे लगता है आपको टॉपिक वाइज उसका रिवाइज करने के बाद आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने चाहिए। जैसे एक पिनेकल की बुक आती है जो टॉपिक वाइज है, हमें उससे पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना मैक्सिमम टाइम हमको उनको रिवाइज करते रहना चाहिए। बस जीएस के लिए यही है, क्योंकि जीएस के लिए ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 45 प्लस या 40 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे, वो आपका लक बेस भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी तरफ से एफर्ट डालने चाहिए कि हम 30 तक मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर हम तैयारी करेंगे तो 30-35 तक लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने 2 बुक बताई, लुसेंट और पिनेकल। लुसेंट से आप पढ़ो और फिर प्रैक्टिस आप पिनेकल से कर सकते हो। तो ये बताया। और बार बार रिवीजन उन्होंने बताया, बार बार रिवीजन करो। ये भूलने वाली जो आदत है वो सबके साथ होता है कि अगर आपने आज याद करा कल आप भूल जाओगे, लेकिन बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। इस बिना रिवीजन के आप जीएस को नहीं कर पाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 40 प्लस या 45 प्लस टारगेट करना है। आप 30-35 प्लस अगर आप अच्छे स्कोर कर लेते हो, वो एसएससी की जीएस में बहुत अच्छे स्कोर है। तो सर, बहुत से बच्चों का कहना है कि अभी कुछ टाइम के लिए हम पढ़ते हैं तो मोटिवेशन अंदर से आता है तो हम पढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन चला जाता है तो हमारे पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो ये मोटिवेशन को कैसे बनाए रखे? तो आपको कहाँ से मोटिवेशन आता था, आप जो इतना पढ़े? मैं स्टार्टिंग में सोचता था कि इंस्पेक्टर बनने के लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना जरूरी है।
तो लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हम एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट, रेपुटेड पोस्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए मुझे जैसे ही पता चला कि सीजीएल से हम अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, तो मैंने एक पोस्ट को गेन करने के लिए अपना 100% दिया और मैं इस तरीके से मैंने सीजीएल को क्वालिफाई किया। हाँ, तो सर का कहना है कि मोटिवेशन के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्हें लगता था कि जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है वो यूपीएससी से ही मिलती है, तो इन्हें नहीं, बहुत से बच्चों को लगता है कि अगर हमें इंस्पेक्टर बनना है तो यूपीएससी क्लियर करना होगा, और इसलिए वो सबसे पहले यूपीएससी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन उन्हें बता दूं, जैसा सर कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर बनने के लिए आप यूपीएससी क्लियर करना जरूरी नहीं है, आप सीजीएल भी क्लियर करोगे तो भी आप 3 स्टार पोस्ट यानी इंस्पेक्टर पोस्ट ले सकते हो। तो इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रहा कि आप सीजीएल, मैं सीजीएल क्लियर करूंगा